हेलो दोस्तों, आप सभी को टॉपर स्टडी सेंटर में स्वागत। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्राकृतिक संसाधन एंड प्रबंधन यानी क्लास 10th का साइंस अध्याय नंबर 16 यानी 15 एंड 16, जिसमें अध्याय 16 का है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। तो आइए जानते हैं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन क्या है। सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। सर, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो वे संसाधन जो हमें प्राकृतिक ने दिए हैं, वैसे संसाधन को प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं जो हमें प्रकृति ने दिए और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीव आदि। ये सब क्या प्राकृतिक संसाधन है। अब जानते हैं प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन के प्रकार एक होता है समाप्य संसाधन और एक होता है असमाप्य संसाधन, यानी वे बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। एक होता है असमाप्य संसाधन, यानी वे असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, वे कभी समाप्त नहीं होंगे, जैसे कि वायु। दोस्तों, इसके बाद जानते हैं प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन क्या होता है? तो प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए उनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ताकि ये अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके और संसाधनों का शोषण न हो। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम बहुत सारे हैं, जैसे कि पहला एक परियोजना चलाया गया था कुछ दिन पहले, गंगा कार्य परियोजना। आइए जानते हैं गंगा कार्य परियोजना क्या है। यह कार्य योजना करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट है। इसे सन 1985 में गंगा स्तर सुधारने के लिए बनाया गया है। जल की गुणवत्ता बनाया गया है। इससे क्या होती है? जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन हेतु कुछ कारक है। पहला, जल का पीएच जो आसानी से सार्वसूचक की मदद से मापा जा सकता है। दूसरा, जल में कोलीफॉर्म जीवाणु जो मानव के आंत में पाया जाता है की उपस्थिति जल का संदूषण होना दिखाता है। दोस्त, इसके बाद जानेंगे हम पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आड़ है, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए मात्र 3 आड़ को फ्लो करनी है। जैसे कि पहला, कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, यानी जब आवश्यकता न हो तब पंखे और बल्ब का स्विच बंद करना। दूसरा, टपकते नल को ठीक करना। पुनर्चक्रण माने कूड़े से पुनः चक्रण हो जाने वाले पदार्थों जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु को अलग करके आवश्यकता की वस्तुएं पुनः बनाना। तीसरा, पुनः उपयोग, यानी चीज़ों को फेंकने के बदले उनको बार बार इस्तेमाल करें। ये होता है पर्यावरण को बचाने के 3 आर। दूसरे, आहार भोजन को न फेंकना। ये होता है कम उपयोग करना। जैसे कि हम जानते हैं पुनः इस्तेमाल उपयोग यानी पुनः चक्रण से बेहतर है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की बचत होती है। हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ही सीमित हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके कारण सभी संसाधनों की मांगों में भी वृद्धि हो रही है दिन प्रतिदिन। आइए जानते हैं अब संपोषित विकास क्या होता है, यानी संपोषित विकास। संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों की संरक्षण भी करती है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय हमको ध्यान देना होगा कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण, यानी वे प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। दूसरा, इनका वितरण सभी समूहों में समान रूप से हो, न कि कुछ प्रभावशाली लोगों को ही इसका लाभ हो। तीसरा, अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान का भी प्रबंधन होना चाहिए। वन्य एवं वन्य जीव वन संरक्षण। वन जैव विविधता के तत्व स्थल है। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, क्योंकि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व नष्ट हो सकता है, वन इकोलॉजिकल सिस्टम बैलेंस बिगड़ सकती है। अब जानते हैं जैव विविधता क्या होती है। तो जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीसीज की संख्या, जैसे पुष्पी, पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु आदि। ये सब आता है जैव विविधता के तहत। इसके बाद जानेंगे हम तप्त स्थल क्या होती है। तो तप्त स्थल माने ऐसा क्षेत्र जहाँ अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं तप्त स्थल। ऐसे होते हैं दावेदार, ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज़ पर निर्भर हो, उसे दावेदार कहते हैं, दावेदार होते हैं, यानी दावेदार वनों पर उनकी निर्भरता। जैसे कि दावेदार वनों पर उनकी निर्भरता, स्थानीय लोग अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित रह। सरकारी वन विभाग, सरकार जिसके पास वनों का स्वामित्व है तथा वनों को नियंत्रित करते हैं। उद्योगपति जो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं। वन्य जीवन एवं प्राकृतिक प्रेमी जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं।
कुछ ऐसे उदाहरण जहाँ निवासियों ने वन संरक्षण की प्रमुख भूमिका निभाई है। नंबर 1, खजेरी वृक्ष। अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में खजेरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की, जो उनकी स्मृति में दिया जाता है। इसी तरह एक और है चिपकू आंदोलन, यानी यह आंदोलन गढ़वाला के रेनी नाम के गांव में हुआ था। वहां की महिलाएं उसी समय वन पहुंच गई जब ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने लगे थे। महिलाएं पैरों से चिपक कर खड़ी हो गई और ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोक लिया। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदायों में फैल गया और सरकार को वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर पुनः विचार करने का मजबूर कर दिया। इसी तरह एक और तीसरा स्टेटमेंट, जो पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने क्षयित हुई साल के वृक्षों को अरावली वन क्षेत्र में नया जीवन दिया। जैसे कि सभी के लिए जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को मूलभूत आवश्यकता है। वर्षा हमारे लिए जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जल का एक ही महत्वपूर्ण स्रोत है, जो ये वर्षा जल। दूसरे, भारत के कई क्षेत्रों में बांध, तालाब और नहरें सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी बांध क्या होती है? तो बांध में जल संग्रहण काफ़ी मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। जानते हैं कई बड़ी नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए गए हैं, जैसे कि टेढ़ी बांध, नदी भगीरथी जिसको हम गंगा बोलते हैं, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे बनाई गई है, भाखड़ा नागल बांध जो सतलुज नदी पर है। अब बांधों से क्या होता है तो ये जानते हैं। बांधों से लाभ है सिंचाई के लिए पर्याप्त जल संचित करना, विद्युत के उत्पादन करना, क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण करना। बांध से हानियाँ क्या होती है? तो कुछ सामाजिक समस्या है और कुछ पर्यावरणीय समस्या है। तो आइए जानते हैं पहले सामाजिक समस्या है। पहला, बड़ी संख्या में किसान एवं आदिवासी विस्थापित होते हैं। दूसरा, इन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। पर्यावरण समस्या क्या होती है? वनों का क्षय होता है, जैव विविधता को हानि होती है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। आर्थिक समस्या क्या आती है? तो आर्थिक समस्या आती है जनता का अत्यधिक धन लगता है, उस अनुपात में लाभ नहीं होता है जिस अनुपात में उसकी धन लगता है। ऐसी है तो जल संग्रहण। अब जल संग्रहण क्या होती है? इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि पर एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना, यानी वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन से वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है। जल संग्रहण भारत में बहुत प्राचीन संकल्पना है। कुछ पुराने जल संग्रहण के तरीके हैं, जैसे कि तकनीक और राज्य। खादीन यानी बड़े पात्र नारी जो राजस्थान में चलते हैं, बंधारस एवं ताल जो महाराष्ट्र में चलते हैं, बंथिस जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में चलते हैं, आहार पाइन जो बिहार में चलता है, एरिस तमिलनाडु में चलता है, कुल्ह हिमाचल प्रदेश में चलता है और बावड़ी दिल्ली में चलती है। अब भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ क्या होता है? तो पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है, वो कुओं को भरता है, पौधों को नमी पहुंचाता है, मच्छरों को जनन की समस्या नहीं होती है, ये जंतुओं के अपशिष्ट को संदूषण से सुरक्षित रखता है। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में आइए जानते हैं। कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इसके निर्माण यानी कोयला 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पतियों अवशेषों के अपघटन से कोयले का निर्माण हुआ। ऐसे पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ। यह अपघटन उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हुआ और पेट्रोलियम के निर्माण से लाखों वर्ष लगे। यानी कोयला और पेट्रोल भविष्य में समाप्त तो हो जाएंगे। कोयला वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला अगले 200 वर्ष तक ही उपलब्ध रह सकता है। पेट्रोलियम जो है वर्तमान दर से प्रयोग कर पर पेट्रोलियम केवल अगले 40 वर्ष तक ही मिलेगा, ये मानना है। जीवाश्म ईंधन के बारे में आइए जानते हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियाँ। पहला, वायु प्रदूषण। कोयले और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो वायु को प्रदूषित करती है। दूसरा, बीमारियां। यह प्रदूषित वायु कई प्रकार की श्वसन समस्या उत्पन्न करती है और कई रोगों जैसे दमा, खांसियों के कारण बनती है। तीसरा, वैश्विक उष्ण। जीवाश्म ईंधनों के दहन को CO2 गैस उत्पन्न होती है, जो ग्रीन हाउस गैस और विश्व उष्णता उत्पन्न करती है। जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग में मितव्ययता बरतनी चाहिए। ये समाप्य और सीमित है। एक बार समाप्त होने के बाद ये निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है और इसमें कई वर्ष लगते हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग की सीमित करने के उपाय। जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा है उनका स्विच बंद करें।
घरों में CFL का प्रयोग करें जिससे बिजली बचत हो। निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना। लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का उपयोग करना। जहाँ हो सके सोलर कुकर का प्रयोग करना। दोस्तों, इस तरह से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो थी, जो हम आप लोगों को बताएं। अब आप इनको राइट डाउन करना है, इसको बार बार रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप अच्छे से आंसर जवाब दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड नई नई नोटिफिकेशन, नए नए वीडियो, नए टॉपिक्स की जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय